फ्रेंड्स, डेली हम 1 प्रश्न कराते हैं, तो 2 दिन गैप हो गया। खैर, ये जो प्रश्न है आपको दिख रहा है दोस्तों, अभी हम इसको पढ़ के बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये आपका मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 3 का है। ठीक है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है और सीधे आपके सिलेबस से रिलेट करता है। हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अनियोजित विकास तथा भीड़ भाड़ के कारण शहरी क्षेत्र आपदा जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। शहरी बुनियादी ढांचे एवं समुदायों को आपदाओं के प्रति अधिक अनुकूलित बनाने हेतु रणनीतियाँ बताइए। आपको 250 शब्दों में बताना है। तो चलिए, सबसे पहले जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न को हम क्या करेंगे, दृष्टिकोण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न कहाँ से सॉल्व करें, कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करें, दृष्टिकोण समझेंगे। जैसे कि आपने ये प्रश्न है लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लें इसको, और लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपको दृष्टिकोण बनाना है। और दृष्टिकोण कुछ इस तरीके से करना है। देखिए, शहरीकरण तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करना है आपको। फिर इस बात पर प्रकाश डालना है किस प्रकार अनियोजित विकास एवं भीड़ भाड़ से शहर आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको क्या करना है, शहरी बुनियादी ढांचे एवं समुदाय को आपदाओं के प्रति अधिक अनुकूलित बनानी है, तो रणनीतियाँ बनानी है। ठीक है, रणनीतियाँ बतानी है। फिर साथ में आपको लास्ट में आ जाना, फिर क्या करना है, SDG की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए आपको निष्कर्ष देना है। ठीक है, निष्कर्ष देना है। तो दोस्तों, आपने दृष्टिकोण समझा। ठीक है, अब आते हैं परिचय पर, मतलब इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करना। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक आबादी में लगभग 70% हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों की होने से शहरी बुनियादी ढांचे एवं प्रणालियों पर काफ़ी दबाव पड़ा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, शहरीकरण एक वैश्विक घटना है, लेकिन इसके असंतुलित होने से ये आपदा का एक कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनियोजित विकास और भीड़ भाड़ के कारण शहर आपदा के केंद्र बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे। उदाहरण देखते चलते हैं। कुछ मतलब उदाहरण आपको आगे मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया आपको, जस्ट थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ से आपको यहाँ तक बताया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा गैप देना। ठीक है, 2-3 लाइन का। फिर आपको इस तरीके से ये भी लिख देना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मुख्य भाग, मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में आप यहाँ से स्टार्ट करना, अनियोजित विकास और भीड़ भाड़ के कारण शहर आपदा केंद्र में बन जाते। फिर आगे फिर एक और हेडिंग डालना, बुनियादी ढांचे की वहनीय क्षमता सीमित होना। ठीक है, फिर इसमें पॉइंट वाइज डालना है, अवरुद्ध जल निकासी प्रणाली। अनियोजित निर्माण गतिविधियों से अक्सर प्राकृतिक जल निकासी चैनलों एवं आर्द्रभूमि का अतिक्रमण होता है। जैसे कि यहाँ पर चैनलों लिखा है, लास्ट में आपको बिंदी लगी दिखी है। इसी प्रकार आप बिंदी का जो भी है और मात्राओं का ध्यान से लिखना है। ठीक है, जैसे कि नहीं हम लोग लिखते हैं तो नहीं पे पीछे बिंदी लगाना भूल जाते हैं, बिंदी जरूर लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे शहर में भारी वर्षा के दौरान जल निकासी के प्रभावी न होने से बाढ़ और जल भराव की समस्या हो जाती है। जैसे कि उदाहरण हम लोग देखेंगे, गुरुग्राम में जल भराव का आंशिक कारण अनियोजित निर्माण तथा नालियों के जल का अवरुद्ध होना है। सतही अफवाह में वृद्धि, अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से प्राकृतिक परिदृश्य कंक्रीट में रूपांतरित हो रहे हैं। आगे और देखते हैं। इससे जल का भूमि में रिसाव कम होने से सतही अफवाह में वृद्धि होने के साथ जल निकासी प्रणालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। उदाहरण हम लोग देखेंगे, दिल्ली में हीट वेव की लंबी अवधि का संबंध अनियोजित शहरीकरण से है। ये इस तरीके का आप उदाहरण दोगे तो आपका एग्जामिनर आपसे 100% में से 99% तो उदाहरण तो होगा ही, प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको उदाहरण भी देते जाना है। चलिए आगे देखते हैं। बुनियादी ढांचे का प्रभावी न होना, बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति प्रणाली एवं परिवहन नेटवर्क जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे का अनियोजित तरीके से विकास हुआ है। आगे देखते हैं। इससे ओवरलोडिंग होने से आपदाओं के दौरान चुनौतियों पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, विद्युत ग्रिड पर अधिक भार वाले शहरों में चरम मौसमी घटनाओं के दौरान बिजली की कटौती में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अभी पानी जब बरसता है, बारिश होती है, तब देख सकते हैं आप कितने सारी लाइट हम लोग के यहाँ पर 12-12 घंटे हो जाती है, लाइट नहीं आती है। तो कुछ आप इस तरीके से उदाहरण दे सकते हैं। चलिए, सुविधाओं तक सीमित पहुँच एवं परिवहन संबंधी चुनौतियाँ, सकरी गलियाँ एवं भीड़भाड़, अनियोजित विकास से चौड़ी सड़कों एवं खुली जगहों की अवहेलना की जाती है। इससे सकरी गलियां के साथ भीड़भाड़ की समस्या होने से परिवहन में बाधा आती है। उदाहरण, जापान में वर्ष 2011 की सुनामी के दौरान सीमित निकासी मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले तटीय क्षेत्र में काफ़ी समस्या आई।
जैसे कि अभी हमने देश के बारे में और कुछ उदाहरण दिए थे, तो उसी प्रकार से कुछ आप विदेश के भी उदाहरण दो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि ये वाला उदाहरण है। ठीक है, चलिए। अनौपचारिक बस्तियाँ एवं झुग्गियाँ भीड़भाड़ के कारण अक्सर बाढ़ के मैदान या पहाड़ी क्षेत्र में अनौपचारिक बस्तियाँ का विकास होता है। इन बस्तियों में बुनियादी ढांचे का अभाव होने के साथ आपदा का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षति, जैसे ये हेडिंग बोली, ये आप बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में। फिर उसके बाद आप इसमें सब हेडिंग कर देना। आजीविका का नुकसान एवं विस्थापन देख लेते हैं। आपदाओं से जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीब तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम समझेंगे, घरों, व्यवसाय एवं बुनियादी ढांचे के नुकसान से आर्थिक कठिनाइयाँ होने के साथ विस्थापन को बढ़ावा मिल सकता है। और उदाहरण देख लेंगे, वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वाले समुदाय व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, संसाधनों तक सीमित पहुँच, भीड़भाड़ से स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता जैसे संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। आगे देखते हैं, इससे आपदा के बाद की स्थिति से निपटने में समस्या होने के साथ बीमारी के प्रसार के जोखिमों को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपदा स्थितियों के प्रबंधन में समस्या आई थी। चलिए आगे देखते हैं, शहरी अनुकूल बढ़ाने की रणनीतियाँ समझ लेते हैं। उचित शहरी नियोजन, भू उपयोग नियोजन में आपदा का जोखिम आकलन शामिल होना चाहिए। स्थानीय खतरों के अनुरूप बिल्डिंग और कोड विकसित और लागू करने के साथ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करना। उदाहरण, टोक्यो के प्रभावी बिल्डिंग कोड से भूकंप का प्रतिरोध सुनिश्चित होता है। बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना। आगे देखते हैं, जैसे थोड़ा सा आपदाओं का प्रबंधन करने के क्रम में मौजूदा इमारतों तथा बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार करना चाहिए। शहरी बाढ़ को रोकने के लिए जल निकासी प्रणालियों में सुधार करने के साथ बहुउद्देशीय अनुकूलित बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहिए। उदाहरण, रोटरडैम के जल संग्रहण क्षेत्र जो सार्वजनिक स्थान तथा बाढ़ नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हरित बुनियादी ढांचा और प्रकृति आधारित समाधान। ऊष्मादीप प्रभाव को कम करने तथा बाढ़ के जल को अवशोषित करने के लिए शहरी हरित स्थानों के संरक्षण के साथ इनको विस्तारित करना चाहिए। बाढ़ से सुरक्षा के क्रम में हरित आवरण के साथ शहरी आर्द्रभूमि एवं मैंग्रोव क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। सिंगापुर का ABC सक्रिय सुंदर स्वच्छ जल कार्यक्रम इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर नोट कर लेना। चलिए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया। विभिन्न खतरों के लिए एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करने एवं समुदाय आधारित आपदा प्रतिक्रिया दल स्थापित करने के साथ निर्दिष्ट सुरक्षित आश्रय बनाए जाने चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियाँ बुनियादी ढांचे एवं पर्यावरणीय स्थितियों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए IoT सेंसर का उपयोग करना चाहिए। आपदा अलर्ट एवं सूचना प्रसार के क्रम में AI संचालित प्रणाली लागू करने के साथ मोबाइल ऐप विकसित करने चाहिए। उदाहरण हम यहाँ पर देख लेंगे, रियो डी जेनेरो में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए कई एजेंसियों से डेटा एकीकृत किया जाता है। समावेशी अनुकूलन रणनीतियाँ आपदा नियोजन में हाशिए पर बड़े समुदाय की कमजोरियों का समाधान करना चाहिए। सभी समूहों के लिए आपदा सूचना तथा सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के साथ समुदाय आधारित अनुकूलन एवं सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिए। सूरत की समावेशी जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ जो झुग्गी समुदाय पर केंद्रित हैं, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। सूरत कहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना किस राज्य में। ठीक है, सूरत कमेंट्स बॉक्स में बताना। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष पर आ जाते हैं। जो देखिए, आपदा की तैयारी के मामले में अनियोजित विकास। आपदा की तैयारी के मामले में अनियोजित विकास तथा भीड़भाड़ काफ़ी विनाशकारी है। धाड़ी शहरी नियोजन को प्राथमिकता देकर लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करके समुदाय को सशक्त बनाकर हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित शहरों का निर्माण कर सकते हैं। इस क्रम में हम SDG 11 धाड़ी शहर एवं समुदाय को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि ये आपको निष्कर्ष देखने को मिला, इसी तरीके से आप पॉजिटिव निष्कर्ष लिखें। हमेशा कि हमेशा आपको पॉजिटिव निष्कर्ष ही लिखना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़े। इससे ही आपको अच्छे नंबर मिलेगा। नेगेटिव आप लिखोगे तो फिर आपको 0% चांस है। तो हमेशा पॉजिटिव लिखें निष्कर्ष में। चलिए, हेल्पफुल लग रहा है तो आप
शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और ये जो पूरा मटेरियल है ये अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का है, विजन IAS, दृष्टि IAS, निर्माण IAS, थे IAS और राव IAS, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ से ये सब डाटा कलेक्ट करके आपको प्रश्न कराए जाते हैं डेली की डेली। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑथेंटिक मिलती हैं।